नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सत्ता और संगठन अगर साथ साथ हैं तो सियासत में हर मुकाम हासिल हो जाता है। राजस्थान में भी बीजेपी संगठन और सरकार साथ साथ नजर आ रही है। राजस्थान के प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल का फोकस परिवार की मजबूती और उपचुनाव में है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पदाधिकारियों की बैठक की और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, उपचुनाव की गंभीरता को समझें। सदस्यता अभियान के साथ चुनाव क्षेत्रों में पदाधिकारी अब कैंप करेंगे। पदाधिकारियों को टास्क यही है कि सत्ता और संगठन एक मुखी होकर काम करें और उपचुनाव में जीत की स्क्रिप्ट लिखें। दोनों नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि परिवार में कोई विवाद नहीं है, सब एक साथ मिलकर मजबूती के साथ खड़े हैं। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि बीजेपी ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक की मजबूती पर फोकस किया है और संदेश यही है कि हम साथ साथ हैं। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक इतिहास कायम करने जा रहे हैं। तो चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी हैं। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि बीजेपी की अहम बैठक होती है जहां प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष सभी साथ बैठक लेते हैं, टास्क दिया जाता है उपचुनाव को लेकर और मैसेज ये कि हम साथ साथ हैं। किस तरह की तैयारी, क्या माना जाए कि अब हरियाणा चुनाव हो, राहुल गांधी क्या कहते हैं, किसका कहां दौरा है, कौन क्या बयान देता है, इन सब से इतर राजस्थान बीजेपी का पूरा फोकस इन 7 सीटों पर। देखिए श्वेता जी, राजस्थान में जो भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसने बहुत ही जन कल्याण के जो फैसले लिए हैं, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, सस्ते में हमें गैस सिलेंडर देना हो, चाहे हमको जो पेंशन है उसमें वृद्धि करनी हो, तो तमाम फैसले हमारी सरकार ले रही है। और जहां तक हमारे संगठन का विषय है, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक कल्चर है। हम संगठन आधारित पार्टी हैं, हमारा एक वैचारिक आधार है। और ये जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसमें से 5 सीटें वो है जो कि विधायक सांसद बन गए थे और 2 सीटें ऐसी हैं जो कि विधायकों के असामयिक निधन के कारण रिक्त हुई है। हम 7 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे अगर हम बात करें तो विधानसभा स्तर से लेकर के मंडल स्तर, शक्ति केंद्र स्तर, बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख पन्ना समितियां हमारी बन चुकी है। और हमारी सरकार के जो काम हुए हैं उसका त्वरित जो है, जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं हम। और आप मान के चलिए कि हम 7 सीटों पर बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि सब साथ है, कोई विवाद नहीं। क्या वाकई में विवाद को लेकर सवाल उठते रह रहे थे? सत्ता संगठन के बीच को, दोनों के तालमेल को लेकर सवाल उठते रहे, इसलिए ये बात कही उन्होंने। श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मुझे बताइए कि ये प्रश्न खड़ा कहाँ से हो रहा है? सत्ता और संगठन में विवाद है, ऐसा तो कोई चर्चा ही नहीं है। मतलब मैं क्या चर्चा करूं बताइए। मतलब ये चर्चा और विषय ही नहीं है। मतलब जितना सामंजस्य सत्ता और संगठन में इस दौर में है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है आपने। यही बार बार एग्जांपल दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर कि हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं। ये बात उन्होंने भी कही, प्रभारी ने भी यही बात कही। श्वेता जी एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। श्वेता जी, भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका संगठन का एक बहुत लंबा अनुभव है। मतलब मंडल स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर पर उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक जिम्मेदारी से काम किया है। पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता उनको भली भांति जानता है। और ठीक है, लेकिन अभी वो सत्ता संभाल रहे हैं, आशीष जी। ठीक है, आपने बात रखी और किस तरह से मीटिंग ली गई और किस तरह से फोकस है इन 7 सीटों को लेकर। लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, ये तो बात बीजेपी की रही कि चलिए ठीक है, बैठक कर रहे हैं, प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष मिलकर बैठक कर रहे हैं और ये दिख रहा है तालमेल कि सत्ता संगठन, जब संगठन के लोग भी जाते हैं तो फोकस इस बात को लेकर कि चुनाव जीतना है, तय तक जाना है, बूथ स्तर तक जाना है, हर कार्यकर्ता फोकस करे, मजबूती के साथ काम करे। यानी ये नजर आता है कि पूरी तरह से जुट चुके हैं उपचुनाव में।
बीजेपी क्या कर रही है तो बीजेपी की तैयारी, लेकिन कांग्रेस की तैयारी उपचुनाव को लेकर क्या है? श्वेता, देखिए बड़ी साफ बात है कि राजस्थान में कांग्रेस की यदि बात करें तो बहुत ही एक समुचित संगठन है, ऑर्गेनाइज संगठन है और लीडरशिप भी ऑर्गेनाइज है। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके साथ ही विपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी यहाँ पर हैं। इसके बाद युवा नेता सचिन पायलट जी हैं और हमारे वरिष्ठ और अनुभवी नेता अशोक गहलोत भी हैं। ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रदेश की राजनीति में स्वच्छंद तरीके से अपनी राजनीति को आजाम दे रहा है। ठीक है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे हंसी का विषय ये है सत्ता और संगठन। सवाल ये कि भजनलाल जी का अगर अनुभव संगठन में है तो सत्ता में, सरकार में, तो उनका अनुभव नहीं जरा। प्रदीप जी, वापस मैं आपका जवाब लूंगी क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज सुनिए मेरी बात, टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए एक बार मैं जाना चाहूंगी योगेन जी के पास। वापस आऊंगी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। योगेन जी, वापस मैं बात सुनूंगी क्योंकि प्रदीप जी भी अहम बात कह रहे थे कांग्रेस की तैयारी के मद्देनजर। लेकिन योगेन जी, दोनों पार्टियों को देखा जाए, बीजेपी कांग्रेस, उपचुनाव में 7 सीटें हैं, 7 सीटें हो चुकी जब उपचुनाव होने, और ऐसे में दोनों की कोशिशें हैं कि हम फतेह करें, ये 7 सीटें अपने खाते में लेकर आए। तैयारियों के मद्देनजर आपका विश्लेषण क्या कहता है? कितनी मजबूत कांग्रेस नजर आती है, कितनी मजबूत बीजेपी? श्वेता, जहां तक चुनावी तैयारियों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, और कोई भी इलेक्शन हो, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे मेन इलेक्शन हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है वो एग्रेसिव तरीके से होती है, और वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन दूसरा जो कारण है भारतीय जनता पार्टी का इस समय एग्रेसिव होने का, वो कारण ये है कि जो उपचुनाव का परिणाम, उपचुनाव का अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि चाहे कांग्रेस सत्ता में हो चाहे कांग्रेस सत्ता में ना हो, उपचुनाव कांग्रेस के विपक्ष के फेवर में जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको लगता था कि कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली लोकसभा चुनाव के अंदर। अब वहां अगर इस बार भी ऐसा हो जाता है कि 7 में से 4, 5 या 6 सीटें कांग्रेस ले जाती है, तो यहाँ का जो नेतृत्व है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। सवालिया निशान भजनलाल सरकार पर भी होगा कि क्या उनकी नीतियां जनता के ऊपर इफेक्ट नहीं छोड़ पा रही है, और सवालिया निशान संगठन के ऊपर होगा कि क्या संगठन की उतनी तैयारी नहीं है। तो इन दोनों के मद्देनजर जो प्रेशर असली है वो भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए, जनता मैसेज जाए, और भजनलाल सरकार निरंतर, चाहे युवा नीति हो, चाहे सिलेंडर का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, इस तरह के लगातार घोषणाएं भी कर रही है जो उनके बजट में, जो उनके घोषणा पत्र में शामिल जो था। होता आ रहा है उसको पलटने की पूरी तैयारी बीजेपी की है, जैसे कि आपने कहा। भाजपा जो है वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी भी हालत में ट्रैक रिकॉर्ड को बदलना चाहती है। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड कायम रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों पर एक सवालिया निशान केंद्र खड़ा कर देगा। ठीक है, माफ कीजिए प्रदीप जी, आपको उस वक्त मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी श्वेता, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी एक हास्यास्पद बात कही। उन्होंने कहा कि भजनलाल जी को संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन वो तो सरकार चला रहे हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। अगर आप देखें, भजनलाल जी का निश्चित ही अनुभव संगठन में है। संगठन क्या स्थिति है, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई है। युवा भाजपा का अध्यक्ष जिसको बनाया गया उसकी जो कार्यकारिणी घोषित की उसको कैंसिल कर दिया गया। तो सवाल यह, आपने नॉमिनेशन कर दिए हैं, उनकी ना तो कार्यकारिणी बना पा रहे हैं, ना उनको अधिकार दे पा रहे हैं, ना उनको टीम को चेक दिया जा रहा है। तो सवाल यह, संगठन की स्थिति क्या है? और चुनाव संगठन ही लड़ता है, सरकार नहीं लड़ती है। सरकार की उपलब्धियों पर संगठन चुनाव लड़ता है, और संगठन की जहां तक बात करते हैं तो कांग्रेस और संगठन इस वक्त मजबूत स्थिति में है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले कमेटियां बना दी हैं। हर 7 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 सदस्यों की कमेटी और 11-11 मंडल बना दिए गए हैं, और उन पर बेकार रोज मॉनिटरिंग करके उनको फीडबैक लिया जा रहा है। तो कांग्रेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव में जा रही है। और अब तक का रिकॉर्ड देखें तो 16 उपचुनाव जितने हुए हैं पिछले समय में, उसमें 3 में ही भाजपा जीती है, बाकी सब तो विपक्षी ने सवाल इस बात का है कि अगर संगठन नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, उनके कार्यकाल में उनकी कमेटी नहीं बनी है, तो किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर शिकंजा कसा हुआ है, उससे ना तो कोई फैसला हो पा रहा है, आशीष जी ना देंगे, सरकार कुछ कर पा रही है। लेकिन इसका जवाब तो आशीष जी देंगे, उनके पास में जाऊं। लेकिन उससे पहले एक अहम बात प्रदीप जी, जो भी योगेन जी ने बोली, और जो ठीक है, हम अगर उपचुनाव का इतिहास देखें उसमें भी नजर आता है, सत्ता में हो कांग्रेस या ना हो, उपचुनाव जीतने में कामयाब कांग्रेस रहती है। ये कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस के पास भी होगा इस बार भी। और क्या वजह है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि 7 ये जो अहम सीटें हैं उसमें
कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब होगी, जो कांग्रेस कह रही है? उसकी सबसे देखिए बड़ी एक श्वेता, वजह सबसे बड़ी बात जो है कि लोगों ने अब इनकी राजनीति को समझ लिया है और ये बात समझ में आती है कि इनका नेतृत्व जो कहता है वो करता नहीं है। डिलीवरी के नाम पर झांसे दिए जाते हैं और लोगों को बरगलाया जाता है। अब लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो अब झांसे में नहीं आएंगे, वो बरगलाए नहीं जाएंगे। इसलिए अब जनता का निर्णय इनके खिलाफ इसलिए है कि इनकी नेतृत्व में कोई विश्वास नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो लोग 10 साल तक इनको झेल चुके हैं, उसके बाद लोगों का निर्णय बदल चुका है, मन बदल चुका है और उन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन वो तो केंद्र की बात हुई, वो तो केंद्र की बात हुई, वो तो केंद्र की बात हुई। 10 साल की डबल बात इंजन कर की रहे हैं। सरकार है, सुनिए डबल इंजन सरकार है, तो सत्ता की बात हो रही है, लेकिन संगठन की हालत देखिए जो मैंने बताई आपको। चलिए ठीक है, आशीष जी से जवाब लेते हैं। चलिए ठीक है, भाजपा का अध्यक्ष। चलिए आप देखिए कांग्रेस की बात कर सकते हैं, बीजेपी में क्या है? आप जो सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं आशीष जी, बीजेपी संगठन को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। श्वेता जी, मैं प्रदीप जी को सुन रहा था, वो 10 साल की बात कर रहे थे। राजस्थान की जनता को 10 महीने पहले का वो दृश्य याद है, जब राजस्थान में आए दिन पेपर लीक हुआ करते थे प्रदीप जी। जब राजस्थान में महिला सुरक्षा के अपराधों में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ था, जिस तरह से राजस्थान में साइबर क्राइम होते थे, जिस तरह से राजस्थान में गैंगस्टरों का बोलबाला था, तो वो राजस्थान की जनता भूली नहीं है। और राजस्थान की जनता ने पिछले 9 महीने में भजन लाल जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखा है उसको वो महसूस कर रही है। और आप ये 7 सीटों की बात कर रहे हैं ना श्वेता जी, मैं आपको दावे के साथ लिख के कह सकता हूं 7 में से 3 सीटें सलुम्बर, 84 और क्यूसर, इन तीनों सीटों पे तो कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं बताइए आप? ये अगर वहां पे दूसरे स्थान पर भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तीनों सीटों पर तो इनकी स्थिति है कि जमानत से जब्त होने की वाली स्थिति है इनकी तीनों सीटों पर। आप मान के चलिए जो राजनीतिक वातावरण राजस्थान में है, जिस तरह से जन कल्याणकारी सरकार राजस्थान में चल रही है, हमें पूरा भरोसा है कि हमें राजस्थान की जनता का पुनः एक बार विश्वास ठीक है। लेकिन हासिल होगा। आशीष जी, अगर बार बार जब उपचुनाव की बात आती है तो कांग्रेस और ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हो जाती है कि जो परिणाम रहे हैं, चाहे सत्ता में रहो या ना रहो, लेकिन उपचुनाव में जीत मिल जाती है। इसे कैसे तोड़ेगी बीजेपी? क्या बीजेपी को जरा भी अंदेशा है कि सरकार भले हमारी है और इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक बार फिर से जीत कर आए, 7 सीटें अपने खाते में लेकर आए? लेकिन ये जो वजह कि उपचुनाव में जीत कांग्रेस को मिलना, आपको लगता है ये इस बार टूटेगा? निश्चित रूप से श्वेता जी, ये जो आप ट्रेंड बता रहे हैं वो निश्चित रूप से इस बार टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करेगी। और उसकी वजह क्या? सत्ता में सरकार का काम, योजनाएं, फैसले? देखिए श्वेता जी 2 चीजें होती है कि प्रदेश की जो जनता है उसने कांग्रेस का शासन भी देखा है, वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसको भी देख रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं उसको भी देख रही है, और जो पुराना जो था वो उसकी स्मृतियों में अभी तक है कि राजस्थान में जिस तरह का कुशासन था 5 साल का, वो राजस्थान जनता की स्मृतियों में अभी तक बना हुआ है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है श्वेता जी कि अभी हमारी, देखिए आफ्टर ऑल ये फैक्ट है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इसके परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि इससे सरकार पे किसी भी स्थिति में कोई फर्क पड़ना नहीं है। 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रहेगी और जनता बहुत समझदार होती है, उसको पता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी का विधायक करेगा वो कांग्रेस का विधायक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यही वजह आप लोग को नजर आती है कि भले ही उपचुनाव में अब तक कांग्रेस को जीत मिलती रही, लेकिन इस बार बीजेपी को मिलेगी और यही कोशिश सत्ता और संगठन के स्तर पर बीजेपी कर रही है। लेकिन योगेन जी, अब देखिए दावे तो दोनों के अपने अपने तरफ से हैं ही, और ठीक है आपने भी इतिहास का जिक्र किया कि ऐसा होता रहा है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का अलग स्तर होता है, विधानसभा का अलग, हर चुनाव के इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। अब क्योंकि उपचुनाव है, यानी कि राजस्थान के अंदर के चुनाव, विधायक के को लेकर चुनाव, तो ऐसे में क्या सबसे महत्वपूर्ण रहेगा? क्या 10 महीने के सरकार के कार्यकाल को देखते हुए बीजेपी के साथ जाएगी, या फिर जिस तरह से पहले भी हमने देखा है परिणाम कांग्रेस के पक्ष में चले गए लोकसभा में भी, जबकि बहुत दावे किए गए थे? इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट वो क्या है जिसको देख के आपको लगता है कि जनता इस बार कोई भी फैसला ले सकती है? देखो बीजेपी जो है वो तो अपने 10 साल के शासन को लेकर ही जाएगी और इसीलिए वो घोषणाएं भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश, क्योंकि एक तरह से अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट मिलती है तो कांग्रेस 10 महीने का जो शासन है उस पर सवाल करके अटैकिंग मोड में आ जाएगी। तो एक तरह से भजन लाल सरकार की अग्नि परीक्षा है। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद में पूरे तरीके से आप कह सकते हैं बहुत एग्रेसिव है और उनको लगता है कि जनता उनके साथ में है,
ये सेंटिमेंट उनके साथ में। लेकिन यह एक कॉन्ट्राडिक्टरी और है, जैसा बीजेपी प्रवक्ता ने बताया चतुर्वेदी जी ने, कि 3 जो चुनाव है, 84 का, खींवसर का और एक सीट और है, वहां पर कांग्रेस नहीं जीतेगी, चले मान लेते हैं, तो क्या भाजपा जीतेगी? क्योंकि वहां पर भारत आदिवासी पार्टी मजबूत है, हनुमान बेनीवाल मजबूत है। तो कुल मिलाकर अगर वो तीनों जो सीटें हैं वो उनके पास चली जाती है, तो भी भाजपा वहां लूज कर रही है, विपक्ष के पास आ गई। फिर जो बाकी 4 सीटें हैं, अगर सपोज करिए कांग्रेस उसमें से 3 जीत ले, तो इसका मतलब 6 सीटें विपक्ष में चली गई, तो भाजपा के पास क्या बची? 1 सीट। तो कुल मिलाकर मैं वही समझा रहा हूं कि विपक्ष, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, 7 में से अगर 6 सीटें, 5 सीटें, 4 सीटें विपक्ष के पास चली गई, तो भाजपा के संगठन और भाजपा की सरकार में मुश्किल होगा। जो कांग्रेस है या विपक्षी दल है विधानसभा मजबूत होंगे, और अगले चुनाव तक उसके बाद में इस चीज को भुनाया जाएगा। वही चीज मैंने शुरू में कहा, वही चीज मैं अब दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है प्रदीप जी। श्वेता, सबसे बड़ी बात, अचरज की बात यह है कि इनके प्रभारी महामंत्री जो राधामोहन अग्रवाल जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। सत्ताधारी दल चुनाव हारे और उनको हार जाएं तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं। सत्ताधारी चुनाव हारती है, उनकी साख जाती है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जाती है, लोगों को जवाबदेही बढ़ जाती है। सवाल यह कि एक महामंत्री जो संगठन का प्रभारी महासचिव है, वो यहां आकर कह रहा है हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, सत्ता का कोई उन्हें चिंता नहीं है, सत्ता की साख जाएगी, भाजपा की साख जाएगी, संगठन की साख जाएगी, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि उनको संगठन की समझ नहीं है, इसलिए ऐसे बयान देकर वो अपने आप को हास्य का पात्र बना रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में जिस तरह का नेतृत्व भाजपा का है, ये सब गफलत में है और ये चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ये तैयार नहीं है, लेकिन ये तो तैयारी दिखा रहे हैं, ये तो दावे कर रहे हैं। ये कहने से क्या होता है? वो तो कह रहे हैं हम 7 सीटें जीत रहे हैं। सवाल ये कहने का नहीं है, लोगों को समझने की बात है। ये लोगों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, ये अपनी बात को थोपने का प्रयास करते रहे, स्टूडियो में बहस करते रहे, दावा करते रहे, लेकिन जनमानस में युवा, जवान और किसान ने तय कर लिया है कि अब भाजपा को वो शासन में नहीं रहने देंगे। हरियाणा की बात करें तो वहां महिलाएं भी शामिल है, पहलवान शामिल है। हरियाणा में युवा, जवान, किसान और पहलवान, इन चारों कमेटी ने मिलकर के जो चुनाव में माहौल बनाया है वो आपके सामने है। चलिए ठीक है आशीष जी, दावे बड़े बड़े हैं प्रदीप जी के। आशीष जी, बीजेपी को लेकर भी देखिए, मैं स्पष्ट कर दीजिए। श्वेता जी, जहां तक युवाओं की बात है, राजस्थान के युवा ने सबसे ज्यादा ठगा अगर किसी कालखंड में किया है अपने आप को महसूस, तो वो कांग्रेस का 2018 से 2023 का कलंकित कार्यकाल था, जिसके अंदर 17 से अधिक पेपर लीक हुए, जिसमें राजस्थान में बेरोजगारी दर सर्वाधिक रही। तो राजस्थान का युवा उस दौर को भूला नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं जवान की, तो पूरे देश का जवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने लागू की, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित लोग हैं, वो पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। किसानों की बात कर रहे हैं आप, ये वो सरकार रही है श्वेता जी जिसने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने बनते से किसान सम्मान निधि में वृद्धि की, हमने समर्थन मूल्य पे फसलों की खरीद चालू की। इनके सरकार में तो इन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम 1 ग्राम बाजरा भी नहीं खरीद सकते हैं। तो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, सबको अच्छे से पता है कि कौन सी सरकार है जो उनके हितों के लिए काम कर सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबके सब एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। योगेन जी, वक्त खत्म हो रहा है। बस कुल मिलाकर इतना है श्वेता कि जो उपचुनाव होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे, और भाजपा देखते हैं कि उस दबाव को कैसे झेलती है और किस तरीके से उसको रिमूव करती है। और कांग्रेस को भी देखना होगा कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसकी वजह से सीटें उसके पाले में और भाजपा वो जबरदस्ती दबाव बना पाए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बीजेपी प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष मिलकर बैठक करते हैं, दावे किए जाते हैं, टास्क दिया जाता है, साथों सीटों को गंभीरता से लेने की बात और मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, और एक बड़ी बात ये कही जाती है कि 7 की 7 सीटें हम जीत कर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि दावे इनके अलग हैं, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ ही संगठन शुरुआती तौर से काम कर रहा है और इसलिए 7 सीटें हम जीतेंगे। यानी ये तो तय है, दावे दोनों तरफ से हैं जीत को लेकर कि 7 सीटें हम जीतने वाले हैं, मजबूती के साथ इस बार जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जनता को यह तय करना है, और अहम हो जाता है कि जनता आखिर किसके साथ जाती है। 10 महीने के प्रदेश सरकार के कार्यकाल को देखती है, केंद्र सरकार की योजनाओं को देखती है, या फिर कांग्रेस के काम को देखते हुए, या विपक्ष में मजबूती के साथ कांग्रेस के होने को लेकर भी कांग्रेस के साथ जा सकती है। सब कुछ फैसला जनता को करना है, और देखना होगा कि ये चुनाव इसलिए दिलचस्प भी हो जाएंगे और सब कुछ हाथ में है जनता के। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।